पुरवैया मुहिम, पावर्ड बाय एनजी टाउन। नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये नारा है नीतीश सरकार का। बिहार सरकार ये कहते नहीं थकती है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चे स्कूल की तरफ अब ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में 22 दिनों से ताला लटका है, और ये ताला किसी और ने नहीं बल्कि सरकार से नाराज नियोजित शिक्षकों ने जड़ा है। उन शिक्षकों ने जिन पर भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। लेकिन वही गुरुजी अब बच्चों के भविष्य पर ताला लगा रहे हैं, और अब नियोजित शिक्षकों को साथ मिल गया है माध्यमिक शिक्षक संघ का, जो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन अभी भी बिहार सरकार को मानो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के भविष्य, शिक्षकों के रवैये और बिहार सरकार के अड़ियल रुख पर शुरू करते हैं आज की पुरवैया मुहिम। नौ अप्रैल से बिहार के नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं, लिहाजा तमाम सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप है, और अब नियोजित शिक्षकों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षक भी खड़े हो गए हैं। आज से माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कैसे पढ़ेगा और बढ़ेगा बिहार। क्लासरूम छोड़ सड़क पर शिक्षक, बिहार के भविष्य पर ताला। कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें? बिहार सरकार एक तरफ पढ़ाई पर जोर देती है, नीतीश सरकार का नारा है पढ़ेगा तो बढ़ेगा बिहार, और दूसरी तरफ बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी है। पिछले 22 दिनों से बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में ताला लटका है, और ये ताला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं शिक्षकों ने जड़ा है जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य संवारने का जिम्मा है, या यूं कहें कि जिन पर देश और बिहार के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है। 9 अप्रैल से वेतनमान की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं, तो आज से नियोजित शिक्षकों को मिल गया है माध्यमिक शिक्षकों का साथ। आज से बिहार के तमाम माध्यमिक स्कूलों के 36,000 शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। नियोजित शिक्षकों के वेतनमान से जुड़े मसले पर सरकार की तरफ से बातचीत के लिए नहीं बुलाए जाने से नाराज शिक्षक संघ ने यह फैसला लिया है। हमने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अपनी मांगों के लिए जनतांत्रिक तौर तरीके से, शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से आंदोलन का सहारा लिया है, ताकि शिक्षकों को एक वेतनमान मिल सके, एक भविष्य मिल सके, एक सुरक्षा मिल सके, उनकी सेवा दशाएं थोड़ी बेहतर हो सकें जो सरकार कर सकती है, और वो बेहतर तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। इतना ही नहीं, माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के बाद अब प्राथमिक स्कूल के शिक्षक भी स्ट्राइक पर जाने के मूड में हैं। वेतनमान से जुड़े मसले पर सरकार की तरफ से बात नहीं बनने पर 4 मई से शिक्षक स्ट्राइक पर जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद कुछ दिनों पहले ही प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी स्ट्राइक तोड़ी थी, लेकिन अब अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस समय घोषणा की गई कि यदि हम लोगों की मांग 3 मई तक नहीं मानी जाती है तो 4 मई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और अपनी मांगों को पुरजोर मांग किया मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, कि भाई ये शिक्षक कब तक अंधेरे में रहेंगे, इनके लिए आपने वादा किया है कि एक वेतनमान देंगे, तो वेतनमान सुनिश्चित करें जैसे हो। और हम लोगों का भी 4 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। मतलब साफ है, पहले नियोजित, अब माध्यमिक और फिर प्राथमिक शिक्षक, यानी बिहार का भविष्य खतरे में है और सरकार का रुख लगातार अड़ियल। ऐसे में बच्चों का भविष्य गुरुजी के हाथों में नहीं बल्कि राम भरोसे, या यूं कहें कि सरकार भरोसे है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर है कि बिहार के बच्चे, यानी भविष्य अगर कहें तो भविष्य
का भविष्य कैसा है, एक बड़ा सवाल जरूर। और ये ताला जो आपने तस्वीरों में देखा होगा, ये ताला उनके भविष्य पर किसी और ने नहीं, शिक्षकों ने ही जड़ा है। क्या इसकी वजह है? सरकार का ये अड़ियल रुख क्यों है? शिक्षक क्यों इस तरीके से 22 दिनों से लगातार सड़क पर हैं? सारे स्कूलों में ताला बंद है। इन पर हम चर्चा करेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं केदारनाथ पांडे साहब, जो महासचिव हैं बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है केदार जी आपका। साथ ही साथ सत्ता पक्ष से हमारे साथ गुलाम गौस साहब मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है गुलाम गौस साहब। पहला सवाल केदारनाथ जी आपसे ही करना चाहेंगे। आज बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ भी नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ा हुआ, हड़ताल पर चले गए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लेकिन एक सवाल पहला मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या उन बच्चों के बारे में किसी ने सोचा है जो लगातार पिछले 22 दिनों से सरकारी स्कूलों में ताला बंद है? उनका भविष्य तो अंधकार में लटक गया है। केदार जी। निश्चित रूप से आपका सवाल सही है, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचने की जवाबदेही शासन की भी है जी, क्योंकि ये मामला पिछले 1 महीने से चल रहा है और पिछले बजट सत्र में सरकार ने ये घोषित किया था कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान सरकार देगी और उसके बाद कई राउंड की वार्ता करने की भी कोशिशें हुई, हालांकि वो कोशिशें नाकाम हो गई, चल नहीं पाई और 1 महीना तक बजट सत्र चलता रहा और लगातार हंगामाई दृश्य उपस्थित किए जाते रहे या होते रहे विरोध पक्ष के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और ऐसी स्थिति में जब सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के और बैठ गई तो शिक्षकों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। जो शिक्षक अपने भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं हैं, जो शिक्षक अपने भविष्य के प्रति शंकित हैं और लगातार विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, उन शिक्षकों के सामने कोई विकल्प बचता नहीं है। उनकी सेवा दशाओं में सुधार नहीं हो, उनको उनके वेतनमान नहीं मिले, उनके लिए जो वेतन मिलता है वो भी महीनों महीनों नहीं मिले, ये बहुत सारी चिंताएं हैं। और मेरा तो मानना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णकालिक वेतनमान वाले ही शिक्षकों को होना चाहिए। अगर सच माने में सरकार अपने राज्य के प्रति या अपने देश के प्रति संवेदनशील है और वो चाहती है कि देश की पीढ़ी हम बेहतर बनाएं और सामाजिक आर्थिक रूपांतरण में भागीदार हो शिक्षा, तो उसे कम से कम शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतनमान देने की सिफारिश करनी चाहिए और उसके लिए उनसे विमर्श करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम शिक्षक संगठनों ने कई बार पहल करके और सरकार को लिखा, सरकार से बात करने की कोशिश की और ये कोशिश की हमने कि सरकार इस समस्या का निपटारा पहले कर दे ताकि हम लोगों को आंदोलन जैसा कठोर निर्णय लेने का मौका न मिले। ये हमने 1 महीना पहले कहा था और जब सरकार का ये फैसला आया कि एक कमेटी गठित हो रही है तो उस समय भी हमने मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा, फिर कमेटी गठित होने के बाद भी हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ठीक है केदारनाथ साहब, उसके बाद आपके पास विकल्प नहीं था। लेकिन एक सवाल तो आप पर भी खड़ा होता है, फिर आप खुद सरकार को कहीं समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, उस पर हम आएंगे। उससे पहले हम सीधे सत्ता पक्ष से ही ये सवाल करते हैं। गुलाम गौस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम गौस साहब, एक सवाल सीधे तौर पर उन्होंने किया कि पिछली सरकार यानी पिछले मुख्यमंत्री, सरकार ना बोले मुख्यमंत्री बोले, जीतन राम मांझी ने यह कहा कि वेतनमान लागू होगा, उन्होंने उनकी मांगें भी मान ली थी। लेकिन जैसे ही यहां पर सत्ता पलटती है, जीतन राम मांझी के बाद नीतीश कुमार आते हैं, वो सारी चीजों को हटा दिया जाता है, यानी रद्द कर दिया जाता है, रोल बैक कर दिया जाता है। इस वजह से नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर गए, आंदोलन कर रहे हैं, 22 दिनों से ताला लटका हुआ है। अब प्राथमिक शिक्षक संघ भी 4 तारीख से जा रहे हैं और आज से माध्यमिक शिक्षक संघ भी हड़ताल पर चले गए हैं। तो क्या इसके बाद सरकार का रुख क्या होगा? क्योंकि क्या सरकार को बिहार के भविष्य के बारे में चिंता नहीं सता रही है? गुलाम गौस साहब। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की कि अब भविष्य में कभी जो है नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी और निर्धारित वेतनमान मिलने के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है।
ये संजोग की बात है कि इसी बीच में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो लोग उधर लग गए और जो प्रगति होनी चाहिए थी बातचीत की वो नहीं हो पाई। लेकिन मैं चाहूँगा कि वैसे शिक्षक भी, जो शिक्षक नेता जाने जाते हैं, उन लोगों को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए। और सरकार हम समझते हैं निश्चित रूप से, केदार साहब तो बोल रहे हैं कि वो लगातार उन्होंने पहल भी की, सरकार के पास गए भी, सिर्फ आश्वासन ही मिला। केदार साहब जितना सत्ता से नजदीक कौन होगा। तो हम लोग साथ ही सदन में रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा शिक्षकों की समस्या को उठाई है, चाहे वित्त का मामला हो, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो। ठीक है, यही सवाल केदार साहब हम आपसे करना चाहेंगे जो गुलाम गौस साहब ने किया कि आप भी करीब रहे हैं, समर्थन भी आप दे रहे हैं सरकार को, उसके बावजूद आज ये नौबत आ गई है कि सरकार में रहते हुए भी नियोजित शिक्षक के साथ आप खड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ भी आप टकटकी लगाए बैठे हैं। तो क्या आप की सरकार में रहते हुए, समर्थन देते हुए भी आपको नजरअंदाज किया जा रहा है? इसका मतलब केदार साहब आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है? हमसे पूछिए। जी केदार साहब आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, सरकार को समर्थन मुद्दों पे होता है। जी, मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताना चाहता हूँ। जी, जेबी कृपलानी साहब कांग्रेस के शासन को लाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे थे, और जब उनकी सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो मुद्दों पर कृपलानी साहब ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा ही हमारा ओढ़ना और बिछौना है, और हम चाहते हैं कि इस देश में सही तरीके की शिक्षा हो। मैं पढ़ रहा था अभी तहलका का एक अंक, जिसमें आदरणीय हरिवंश जी का एक आलेख प्रकाशित हुआ है। हरिवंश जी ने कहा कि मुझे ये घोर आश्चर्य लग रहा है कि चीन अपने लिए एक ऐसी शिक्षा नीति बनाने में कामयाब हो गया है जहां हर बड़ा छोटे आदमी का बेटा पड़ोस के विद्यालय में पढ़ता है, और चीन अपने यहाँ शिक्षा को डेवलप करने के लिए अमेरिका से भी एक्सपर्ट्स बुला के अपने शिक्षकों को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने लीडर्स को प्रशिक्षित करवाने की योजना बना लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन भारत में 68 वर्षों की आज़ादी के बाद भी ऐसा कौन संकट है कि सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार की हो या चाहे राज्य सरकारें हों, वो क्यों नहीं चाहती हैं कि हमारे देश में शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था हो जो लोहिया के नारे पर आधारित हो। लोहिया जैसा कहते थे, भंगी हो या कलेक्टर की संतान, शिक्षा सबकी एक समान, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और हम लोगों को तो ज़्यादा उम्मीद माननीय नीतीश जी से ही है, क्योंकि ये एक सुलझे हुए लीडर रहे हैं और हम लोग आज भी उनमें बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं। लेकिन आपको तो फिर वो बयान भी याद होगा नीतीश कुमार साहब का, केदार पांडे जी, जब नीतीश कुमार ने ये कहा था कि यहाँ पर अगर भगवान भी आ जाएं तो भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकते हैं इतनी ज्यादा। नहीं, ये मोदी जी ने कहा था, सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था, ये नीतीश जी ने नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे उस वक्त। आप हाँ, मुख्यमंत्री थे भले जी, और सरकार भी थी। नीतीश कुमार, अगर आप सुशील मोदी की बात कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात अगर कही, ये बात कहने के बाद सुशील मोदी के, क्या अभी भी लगता है कि उस सरकार में रहते हुए एनडीए की गवर्नमेंट, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ने किस तरीके से, ये तो आपको याद होगा कि उन्होंने कचूमर निकालने की बात कही थी कि कचूमर निकाल देंगे अगर आप लोग इस तरीके की बात कीजिएगा, काला झंडा दिखाइएगा, हमारे खिलाफ आवाज उठाइएगा। तो उसके बाद कैसे आप ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार का स्टैंड अप बदला है? क्या विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए आप ये उम्मीद लगाए बैठे केदार जी? वो तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। शिक्षकों को काला झंडा दिखाना, या मुख्यमंत्री अगर किसी शासकीय काम से कहीं जा रहा हो या कहीं व्यक्तिगत काम से ही जा रहा हो, तो शिक्षकों को अनुशासन तोड़ करके इस प्रकार का आचरण करना, मैं कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा हूं। मैं इसको अनुशासन के घोर खिलाफ मानता हूं, इसलिए मैं उस बात की प्रशंसा नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक शिक्षकों के वेतन का सवाल है, उन्हीं के द्वारा गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग ने कहा था शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, इतना जरूर मिलना चाहिए जिसमें वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सके, घर की चिंताओं से दूर हो सके। बहुत सारी समस्याएं शिक्षकों के पास ऐसी भी हैं जो गैर वित्तीय हैं, और गैर वित्तीय समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है अगर ये सरकार 50% महिलाओं को शिक्षकों के रूप में नियोजित कर
करती है और महिलाएं घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहती हैं, तो अपने बाल बच्चों की, अपने पतियों की चिंता किस तरीके से करेंगी? क्या उनके लिए एक स्थानांतरण की नियमावली नहीं बनाई जा सकती? बिल्कुल। और क्या इन सारे बातों में और सुधार की कोई जगह नहीं बचती है इस राज्य में? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिकायतें क्या है वो भी हम कुछ देर में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, भी फिलहाल भी लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन गौस साहब, एक सवाल तो निश्चित तौर पर सरकार पर खड़ा होता है। सवाल ये कि जैसा केदार जी ने भी कहा, इससे पहले जीतन राम मांझी ने मुहर लगा दी और कहा कि वेतनमान मिलेगा। हम कैबिनेट में भी उन्होंने मुहर लगा दी, सारी बातें हुई, और उसके बाद जब जीतन राम मांझी हटते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, तो रोल बैक कर दिया जाता है, उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या सही मायनों में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में यह फर्क था या है? शिक्षकों को लेकर क्या ज्यादा सॉफ्ट हैं जीतन राम मांझी जी की बात मैं नहीं कहूंगा जी। मतलब क्या कहा जाए, वो जाते जाते जितना उनको व्रत बांटना था वो बांट गए जी। और वो शायद जब निर्णय ले रहे होंगे तो जानते होंगे कि वो भी अगर रह जाते, यह संभव था, तो शायद पूरा नहीं कर पाते जी। समस्याएं निश्चित रूप से है, मतलब निर्धारित वेतनमान देने की। और अभी जो मिल रहा है, मैं समझता हूँ जो मानदेय के रूप में शिक्षकों को मिलता है वो पर्याप्त नहीं, और इसका एहसास सरकार को है। यानी ये आप मानते हैं कि पर्याप्त नहीं है? जो भी सरकार को इसका एहसास है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया है जो निर्धारित वेतनमान देने के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा। और मैं समझता हूँ ये आपदा वाली जो स्थिति जो है जल्द ही सलट जाएगी एक आध हफ्ता में। तो ठीक है, हमें भी उम्मीद है, और ये सवाल केदार जी से हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं। उम्मीद पर दुनिया का, मैं सही कहा गौस साहब आप। नितिन जी, स्वागत है आपका हसीपुर वैया में। क्या सवाल है, क्या कहेंगे आप? हाँ नमस्कार। नमस्कार नितिन जी। हाँ, हमारा बोलना है जी, झारखंड और बिहार में जो है जी, ये नेता लोग का ऐसा खावा खावी है, झारखंड और बिहार में मेनली जी। झारखंड में देख लीजिए 40,000 का बोल रहा है कि वैकेंसी निकला हुआ है जी। रोज पेपर में पढ़िए अध्यादेश निकला है, इस तरह का हम लोग फॉर्मेट बनाया है, लड़की लोग का इस तरह का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आज 4 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जब से सरकार बनाया तब से कभी नहीं हुआ है। एक राष्ट्रपति शासन लगा तभी जो है कुछ टीचर को बहाली हुआ, वो भी मान लीजिए 10,000 है तो 400 आदमी, 400 टीचर को लिया गया। मतलब ये लोग इतना आपस में खावा खावी और लेवा लेवी में बिजी है कि इससे एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं, बहाली से कोई मतलब है नहीं, रिक्रूटमेंट से कोई मतलब है नहीं, किसका आदमी कितना लेगा इसी में सेटलमेंट नहीं हो रहा आपस में। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए नितिन जी और अपनी बात रखने के लिए। तो धनबाद से एक दर्शक थे जो झारखंड और बिहार दोनों को मिक्स करके बता रहे थे। लेकिन गुलाम गौस साहब ने एक बात बोली है केदार साहब कि एक कमेटी तो बनी है, और जब कमेटी बनी है तो थोड़ा क्या इंतजार नहीं करना चाहिए था नियोजित शिक्षक को या माध्यमिक शिक्षक संघ को, जो आज से हड़ताल पर हैं आप लोग, और 4 मई से कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ की वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे? क्या थोड़ा इंतजार की जरूरत नहीं थी? जबकि इतने दिनों तक इंतजार किया गया। मैंने तो कमेटी जिस दिन घोषित हुई थी बनने की जी, उस दिन मुख्य सचिव जी को पत्र लिख के ये कहा था कि आप इन तमाम मुद्दों पे बात करिए हम लोगों से जी, और आप हम लोगों की भी बातें सुनिए, आप अपनी भी बात कहिए, क्या आप करना चाहते हैं इससे अवगत कराइए, राज्य की जनता को जानने दीजिए, राज्य के शिक्षकों को जानने दीजिए। फिर कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन भी हमने मुख्य सचिव जी को पत्र लिखा और हमने उनसे आग्रह किया, लेकिन कोई संज्ञान मुख्य सचिव के स्तर पर भी नहीं लिया गया। सरकार को 1 महीना पहले जब हमने लिखा और सरकार ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, तो ये विवश हो के हम लोगों को जो हमारा जनतांत्रिक अधिकार है उस जनतांत्रिक अधिकार के तहत आंदोलन पर उतरने के लिए विवश होना, चलिए मजबूर होना पड़ा। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हसीपुर वैया में। नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो जी जी, कहां से बोल रहे हैं? जी, मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ, भोला बिहारी मेरा नाम है सर। जी जी, भोला जी बोलिए। सर मैं कवि हूँ, बहुत सारा भोजपुरी गाना भी लिखा हूँ, बहुत मेरा एल्बम आया है जी। मैं एक कविता लिखा हूँ सर, वो सुनाना चाहता हूँ केदार जी को और सरकार को सर। जी जी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सर। मेरा कविता है जी। राष्ट्र निर्माता जहाँ है भूखे, उस राष्ट्र का कैसे होगा निर्माण जी। राष्ट्र निर्माता जहाँ है भूखे, उस राष्ट्र का कैसे होगा निर्माण जी। मार्गदर्शक हैं गिरे सड़क पर, कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान जी, है ना। शिक्षा का दीप जलाने वाला भूखा धूप में जल रहा है, जी। शर्म नहीं है उसको जो एसी में बैठा मचल रहा है।
देश की सेवा करने आया, भारत का भविष्य निकल रहा है जी। आज विधाता कैसा है, यह कलयुग का जल कल्याण मार्गदर्शक है, गिरे सड़क पर कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान। सर दूसरी पंक्ति है जी, जिसमें बिहार की राजनीतिक पार्टी है सर जी, वो सब जो है कहते हैं महादलित के लिए सोच रहे हैं, जी, है ना। तो महादलित के लिए है सर जी, कहते हैं सब दलित के रक्षक हैं, जी, कहते हैं सब दलित के रक्षक हैं, वास्तव में वही दलित के भक्षक हैं। जी। कैसे फंसेगा दलित का बेटा, वो भूखा दलित का शिक्षक है। चलिए बिल्कुल, बहुत शानदार बोला जी आपने। कविता आपने जरूर पढ़ी और कई बातें भी सामने रखी अपने इस कविता के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। गौस साहब, भविष्य निर्माता अगर भूखा रहेगा तो वो कैसे देश को बनाएगा? और निश्चित तौर पर वो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, भविष्य निर्माता उन्हें हम कहते हैं। अच्छी कविता के जरिए कुछ अच्छी लाइनें उन्होंने बताई। गौस साहब, नहीं, निश्चित रूप से मैं इसका पक्षधर हूँ कि शिक्षकों को जो सही माने में देश के भविष्य निर्माता हैं उनको सम्मानजनक वेतन तो मिलना ही चाहिए जी। लेकिन सरकार की मुश्किल अचानक बीच में आ गई कि आपदा के बारे में तो कोई नहीं जानता था कि अचानक आ जाएगा सर पर, तो उसमें कुछ विलम्ब हुआ है। हम समझते हैं इसके बाद निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, कोई रास्ता निकलेगा। 3 तारीख से प्राथमिक शिक्षक भी धमकी दे रहे हैं कि 3 तक वो इंतजार करेंगे और अगर तब तक कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 4 तारीख से वो भी सड़क पर। यानी आप समझ जाइए क्या होगी फिर शिक्षा व्यवस्था का हाल। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल सारे के सारे शिक्षक सड़क पर रहेंगे। हम समझते हैं माध्यमिक शिक्षक संघ को इस पर विचार करना चाहिए जी, अपने निर्णय पर जी। और जब हम भविष्य निर्माता है तो निश्चित रूप से मैं भी शिक्षक हूँ जी, तो दूसरों के भी भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। चलिए बिल्कुल, दूसरे के भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है जो केदार जी से हम उसका जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि क्या आप, ठीक है आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? आज 22 दिनों से पूरी तरीके से पढ़ाई ठप है बिहार के सरकारी स्कूलों में, ताला जड़ा हुआ है, शिक्षक के सड़क पर उतरे हुए हैं, कई जगह से तो गुंडागर्दी की भी खबरें आती हैं उनको लेकर। तो क्या उनका आचरण, उनका तरीका जायज है? एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस पर भी करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार का भविष्य आज तालों के पीछे है। जी हां, लगातार सारे स्कूल में 22 दिनों से ताला अटका पड़ा है। जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम करते हैं, वही खुद अपने हाथों से ताला लगा रहे हैं। वेतनमान की मांग को लेकर शुक्रवार को नियोजित शिक्षकों ने शहर के श्यामा सरोवर पार्क स्थित तालाब में जन सत्याग्रह की शुरुआत भी की है। शेखपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस आंदोलन में 12 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने जल में उतरकर घंटों बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बाबत शिक्षकों ने बताया कि मांझी सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों की वेतनमान पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता संभालते ही फैसलों को रद्द कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो नियोजित शिक्षक इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन से पूरे जिले के विद्यालयों में पठन पाठन ठप कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें शेखपुरा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी में उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है, नाराजगी जाहिर की है सरकार के खिलाफ बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने। शेखपुरा की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके बाद एक ग्राफिक्स भी हम चाहेंगे कि वो भी आप दिखा दें, जिसमें किस शिक्षक को अभी कितना मिल रहा है, नियोजित शिक्षकों को दूसरे राज्यों में क्या कुछ है, वो तस्वीर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए शिक्षकों की आखिर मांग क्या है। समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए, ये पूरे तौर से नियोजित शिक्षकों की मांग है। दक्षा आधारित छंटनी नीति वापस ली जाए, यानी जो टीईटी की बात होती है उसे वापस लिया जाए, ये भी वो कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान लागू हो, यानी उन्हें भी सैलरी मिले, वही सैलरी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। पेंशन योजना राज्य में नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू हो, ये बात नियोजित शिक्षक कह रहे हैं। ये उनकी मांगे हैं, जो प्रमुख मांगे हम आपको दिखा रहे हैं। सभी नियोजित शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण किया जाए। इसके अलावा प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक 10,000 रुपए प्रति माह। बिहार में नियोजित शिक्षकों का वेतन अब हम आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड जो शिक्षक हैं उनको 9,000 रुपए प्रति माह मिलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वही मिले जो सरकारी शिक्षक को मिलता है। मध्य और माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक को मिलता है 11,000 रुपए प्रति माह। मध्य और माध्यमिक अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड शिक्षक को मिलता है 10,500 रुपए प्रति माह।
उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेन शिक्षक को मिलता है 12,000 रुपया प्रति माह, यानी सबसे ज्यादा अगर हम कहें वो उच्च माध्यमिक अप्रशिक्षित शिक्षक को मिलता है 11,500 रुपया प्रति माह। तो बिहार में नियोजित शिक्षकों की जो वेतन है वो। अब दूसरे राज्यों से भी आप तुलना कर लीजिए। यूपी में टीईटी पास शिक्षकों को 18 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। यूपी में शिक्षा मित्र को अस्थायी होने पर 9,300 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में पारा शिक्षकों को 7,400 से 8,400 रुपए प्रति माह मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में आ जाइए, यहां पारा शिक्षकों को 6,000 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी दूसरे राज्यों से भी हम तुलना कर रहे हैं। दिल्ली में नियोजित शिक्षकों को करीब 27,000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं, तो दिल्ली में अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा है। हरियाणा में संविदा वाले शिक्षकों को 19,000 से 26,000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, तो हरियाणा भी काफी आगे बिहार से, यानी यूपी भी हरियाणा भी। हरियाणा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को 10 साल बाद अस्थायी वेतनमान मिल रहा है, तो 10 साल बाद उन्हें अस्थायी भी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की तरफ अगर आप नजर डालिए तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में संविदा पर बहाल शिक्षकों को वेतनमान मिल रहा है, यानी वहां पर भी वेतनमान की बात हो गई है। छत्तीसगढ़ में 5,200 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। वहीं अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों को 9,300 से 34,800 का वेतनमान मिल रहा है। तो बिहार में क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, दूसरे राज्यों में कितना मिल रहा है, उनकी मांग क्या है, डिमांड्स क्या है, वो सब हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। एक दर्शक इस वक्त तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्वागत है तरुण जी, बोलिए क्या कहेंगे आप। जी, अभी जो बातचीत हो रही थी वहाँ के पैनलिस्ट से जी साथ मौजूद हैं। हेलो जी जी जी, दोनों मौजूद हैं। केदार पांडे साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, गुलाम गौस साहब भी मौजूद हैं। किनसे आप सवाल करना चाहते हैं तरुण जी? जी, हम पांडे जी से ये पूछना चाहते हैं जी कि वो शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं जी, उनके वेतनमान और नियमितीकरण के मामले पर जी जो हड़ताल हुई है उसमें अडिग रहेंगे ना कि फिर सरकार के साथ हो जाएंगे? ठीक है, आपका जवाब सीधे तौर पर केदार पांडे साहब दे रहे हैं। केदार पांडे साहब, तरुण जी ने सीधा पूछा है कि आप जो नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं, जो आज आप पे माध्यमिक शिक्षक संघ के तरफ से जो हड़ताल किया गया है, तो क्या वो आप हमेशा उनके साथ रहेंगे या आने वाले वक्त में सत्ता के साथ आप पलट जाएंगे? तरुण जी को अभी ये पता नहीं है जी कि हमारी लड़ाई शिक्षकों के वेतनमान की कोई आज की लड़ाई नहीं है जी। हमारी लड़ाई वर्षों से है, और जब से हमने संभाली है कमान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की, और जब से संघ में मैंने महासचिव का पद लिया है, तब से हमने पूरे देश में शिक्षकों के वेतनमान और सम्मान की लड़ाई जारी रखी है। और एक बात और उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में 5 मई को जंतर मंतर पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ के आह्वान पर पूरे देश भर के शिक्षक इकट्ठा होंगे, और ये कहने के लिए सरकार से कि शिक्षकों का पूर्णकालिक वेतनमान, शिक्षकों की अस्थाई सेवा दशाएं और शिक्षकों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस तरीके से दूसरे सरकारी सेक्टर में लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है तरुण जी, आप जरूर सेटिस्फाइड होंगे ये जवाब सुनकर। केदार जी आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। एक और दर्शक कमलेश इस वक्त सीतामढ़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कमलेश जी, आप बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार कमलेश जी, बोलिए। सर, हम पांडे जी से पूछना चाहते हैं सर जी, जो हम जम्मू कश्मीर से बीएड हैं जी, और हमको अभी नियुक्ति हो गई है जी, कहाँ नियुक्ति हो गई आपकी? सर सीतामढ़ी में। सर सीतामढ़ी में जी जी, तो ये परमानेंट रहेगा क्या? ठीक है, इसका जवाब दे रहे हैं केदार साहब। बीएड की मानता नहीं है। नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर वाले मामले में इन लोगों ने ही, जो जम्मू कश्मीर से बीएड किए हुए हैं जी, उन लोगों ने ही अपने मामले को बिगाड़ लिया है। ये बिहार विधान परिषद में मामला उठा था और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति ने सरकार को संज्ञान लेने के लिए भी कहा था, लेकिन तब तक ये लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने इनके विरोध में फैसला दे दिया है। अब सरकार के सामने एक संकट है और विधानमंडल के सामने भी एक संकट पैदा हो गया है। बावजूद इसके हम लोग जम्मू कश्मीर को, चूंकि विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, वहां एनसीटी के कानून लागू नहीं होते हैं, इसलिए बावजूद इसके हम लोग मांग सरकार से कर रहे हैं
कि जम्मू कश्मीर से भी अगर किसी ने बीएड किया है तो उसे बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थान मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गौस साहब, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, शिक्षकों की बात कर रहे हैं, शिक्षकों के हित में बात कर रहे हैं, जी पुरवैया भी लगातार खड़ा है, लेकिन एक सवाल गौस साहब, क्या शिक्षकों का ये रवैया अच्छा है? क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं, आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, आप स्कूल में जाकर ताला लगा रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो उसको भी आप मारपीट तक कर रहे हैं, बदसलूकी उसके साथ कर रहे हैं, जबरन बच्चों को बाहर करके ताला लगा रहे हैं, कई तस्वीरें भी ऐसी हैं। क्या ये रवैया उनका जायज है? लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी आवाज बुलंद करने का, आंदोलन करने का, लेकिन क्या ये तरीका आप सही करार देते हैं गौस साहब? देखिए, मैं भी वित्त रहित शिक्षक रहा हूँ जी। हमारे नियोजित शिक्षकों को तो कुछ ना कुछ मिलता भी है, मिलना भी चाहिए, 10,000 या 11,000। हम लोगों को तो एक पैसे भी नहीं मिलते थे सरकार की तरफ से, और जो संस्था के सचिव होते थे वो भी पैसे नहीं देते थे, मतलब 200-400 रुपये मिला भाड़ा के नाम पर। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, चूँकि हम शिक्षक थे, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, शिक्षक थे तो हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया, और कभी कभी सांकेतिक रूप से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कभी पूरा बिहार में कॉलेज बंद करा दिया, इस तरह का होना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि साथ ही साथ छात्रों का भी भविष्य जो है प्रभावित नहीं हो। मैं निश्चित रूप से जो नियोजित शिक्षक भाई हैं उनकी मांगों के साथ हूँ, और सरकार भी मैं समझता हूँ गंभीर है। जब कमेटी बना दी तो मंशा है ही, कुछ ना कुछ हो करेगी ही। इनको शिक्षक की तरह बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षक की तरह बिहेव करना चाहिए। एक दर्शक पटना से प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है प्रेम जी, आप बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं पटना से प्रेम बोल रहा हूँ सर। जी जी प्रेम जी, बोलिए। मेरा कहना ये है सर जी, कि अभी हमारे बीच एक शिक्षक जो कि जनता दल यू के नेता भी हैं जी, गौस साहब जी, वो अपनी कई बार अपनी बातों में उन्होंने कहा जी कि मांझी जी ने घोषणा वेतनमान का कर दिया जी। अब वो आज अगर सत्ता में होते तो वो भी उनको पता था कि हम पूरा नहीं कर पाते जी। तो इसका मतलब है कि ये अभी स्वीकार कर रहे हैं कि ये भी शिक्षकों की भलाई के लिए या वेतनमान ये नहीं दे पाएंगे। दूसरा कि गौस साहब ये अपने 2 या 3 बार ऐसा बोल चुके हैं जी कि अभी प्राकृतिक विपदा आ गई है, इसलिए वो मतलब इस मुद्दे को अभी कुछ कंसीडर नहीं कर पा रहे। लेकिन ये शिक्षकों की मांग और शिक्षकों की हड़ताल और आंदोलन वेतनमान के लिए, ट्रांसफर के लिए, ये तो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर मंशा होती तो ये विपदा तो 7 दिन पहले आई है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रेम जी, आपकी बात सुन रहे हैं गौस साहब, और अगली आवाज उन्हीं की होगी, आपका जवाब वो सीधे दे रहे हैं गौस साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपदा की स्थिति घर में ही मान ले कोई कुछ बात ऐसी हो जाती है जी, तो निश्चित रूप से जो और समस्याएं होती थोड़ी पीछे चली जाती है, ध्यान कम हो जाता है। इसका मतलब मेरा हरगिज नहीं है कि अब जो कि शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिले। निश्चित रूप से एक और सवाल था कि मांझी जी के बारे में आपने कहा कि अगर वो अभी रहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, क्या ये सरकार ये कहना चाह रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती है शिक्षकों के लिए? नहीं, इस सरकार की मंशा ऐसी नहीं, ये सरकार धरातल पर है और गौर कर रही है। कुछ लोगों को वाहवाही लेना था इसलिए कि करना नहीं था उनको, जिनको, और अपना कर दिया, बहुत सारी घोषणाएं कर दी। अच्छा, वो सिर्फ घोषणाएं थी, उन्हें ये पता था, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मौजूदा सरकार है वो गंभीर है इसमें, ये है और वो करेगी विचार। ठीक है, एक दर्शक जुड़े हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं। सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए शिक्षकों को। मैं नहीं जानता कि तो ये सम्मानजनक वेतन क्या वेतनमान होगा? अब नियमित रूप से नियमित वेतनमान होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, संशय बरकरार है। सरकार ने तो निर्धारित वेतनमान के लिए कमेटी का निर्धारण किया है। ठीक है, तो संशय बरकरार है, कुछ हिंट्स तो यहाँ पर गौस साहब ने दिए हैं। सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। एक दर्शक विजय समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है विजय जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था जी कि जो अभी पिछले दिनों से स्ट्राइक पे टीचर लोग हैं जी, यदि चाहे तो स्ट्राइक को तोड़ सकते थे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था जी कि जो पहले से जो ये प्रखंड शिक्षक और क्या क्या शिक्षक जो लोग बहाल कर दिए हैं जी, क्या उनका हमारे हिसाब से उनका वेतन बढ़ना उचित नहीं है? तो कम से कम अभी जो टेट के द्वारा और बीएड करके जो ट्रेंड है, जिनको आप बोनाफाइड टीचर कह सकते हैं, जो कि टेट क्वालिफाई करके आए, जैसे पहले बीपीएससी क्वालिफाई करके आए, उनका तो सरकार को ध्यान देना चाहिए था और उनका तो स्कूल चलवाना चाहिए था।
क्योंकि हर गांव में जाओ बच्चे उसी तरह खाली पड़े हैं, स्कूल में ताले लगे हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार को कुछ ना कुछ तो पहले डिसीजन लेना चाहिए, जो कम से कम क्वालिफाइड है उनका। चलिए, बिल्कुल सरकार को पहले से डिसीजन ऐसा लेना चाहिए था। शुक्रिया जुड़ने के लिए विजय जी और अपनी बात रखने के लिए। केदार पांडे साहब, एक सवाल करना चाहेंगे, एक दर्शक का भी सवाल था और ये सवाल जो मैंने पहले भी कहा कि आज 22 दिन हो गए हैं, 22 दिन से स्कूलों में ताला लगा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि कैसे शिक्षक खुद ताला लगा रहे हैं। क्या ये तरीका आप सही मानते हैं? माध्यमिक शिक्षक संघ के आप महासचिव भी हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप नियोजित शिक्षकों के साथ भी खड़े हैं, आप भी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ भी कह रहे हैं कि 4 तारीख से वो हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन क्या ये तरीका, बिहार में बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचा है किसी ने? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता जी। मैं उन तरीकों को बेहतर तरीका नहीं मानता। और मैंने पहले ही कहा कि संविधान में हम लोगों को संघ संगठन बनाने और अनुशासन पूर्वक अहिंसक आंदोलन चलाने, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने का ही अधिकार प्राप्त है। हमें ये ख्याल हमेशा रखना होगा कि हम एक अध्यापक हैं और हमारे आचरण से समाज कुछ अपेक्षाएं करता है, समाज में हमारे आचरण को देखा जाता है बहुत गौर से, इसलिए हमें वैसे आचरणों को नहीं करना चाहिए जिन आचरणों से समाज में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आती हैं सामने। और हमारे शिक्षक संघ के जो सदस्य हैं उनको हमने कहा है कि आप अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे, इस प्रकार का कोई आचरण नहीं करेंगे। 22 दिन से स्कूल बंद है, 22 दिन से जो स्कूल बंद है केदार पांडे साहब, यानी वो बंद किया है, समर वैकेशन की अगर लोगों ने बंद किया है, जो ये विभिन्न प्रकार के नियोजित शिक्षक हैं प्राथमिक कक्षाओं में या कुछ और श्रेणियों में, उन लोगों के शिक्षक संगठनों ने इस प्रकार की बातें की हैं। मैं उनके प्रति कोई जवाबदेह नहीं हूं और उनके सारे सवालों के लिए मैं कोई उत्तर देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। बिल्कुल, मैं अपने माध्यमिक शिक्षकों की ओर से ये कहना चाहता हूं कि ये 2013 में उन्हें वेतनमान देने की बात तय हो गई थी, इस पर लंबी वार्ता हुई थी सरकार के साथ हम लोगों की, और वो उस समय किसी कारण बस रुक गई। तो हमारा प्रयास तो बहुत पहले से चल रहा है उनको वेतनमान देने के लिए, और सही माने में हम ही इस राज्य और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को और बच्चों के हित की चिंता करने वाले लोगों में आगे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षकों को वेतनमान और अच्छी सेवा दशाएं मिलनी चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उन पीढ़ियों में सही नागरिकों का निर्माण हो सके। बिल्कुल सही। और लेकिन गौस साहब, आपने एक तस्वीर भी देखी होगी, जो आंकड़ा हमने दिखाया, जो ये बताने की कोशिश की कि दूसरे राज्य में और अब बिहार में कितना फर्क है। हमारे यहाँ मैक्सिमम 12,000 है, यानी 9,000 से लेकर 12,000 के बीच में मानदेय है, नियोजित शिक्षकों को दिया जाता है, मैक्सिमम 12,000। दिल्ली आप चले जाइए 27, यूपी चले जाइए 20, उड़ीसा में चले जाइए वहां पर भी वेतनमान हो गया है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, वेतनमान हो गया है। हरियाणा चले जाइए 27,000, यानी कहीं ना कहीं बिहार सही मायने में सबसे पीछे इस श्रेणी में। देखिए, एक बात तो तय है कि जितने राज्यों का आपने ग्राफिक दिखाया है, लेखा जोखा दिखाया है, सबकी आर्थिक स्थिति, राजस्व का कलेक्शन अलग अलग है, और जो खजाने में पैसा होता है उसी के हिसाब से ही सब लोगों के वेतन का या उड़ीसा जैसे राज्य में भी आप देखिए, वहां वेतनमान कर दिया गया 10, उड़ीसा में 10 साल बाद अस्थायी कर दिया गया। हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से वर्तमान सरकार भी गौर करेगी और गौर कर रही है। एक सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए वेतन के मामले में। मैं तो चाहूँगा कि निर्धारित वेतनमान मिले। सरकार ने भी निर्धारित वेतनमान की ही बात की है, लेकिन इस पर पहल होनी चाहिए, और शिक्षक के जो प्रतिनिधि हैं और सरकार के जो प्रतिनिधि, उनके बीच बातचीत हो, ताकि कोई रास्ता निकल कर आए। लेकिन सवाल यही है कि ये रास्ता क्या होगा, क्योंकि अगर सम्मानजनक की बात यहाँ पर आ रही है, बार बार ये बात यहाँ पर आ रही है, गौस साहब कह रहे हैं वेतनमान मिलता है, जो नियोजित शिक्षक चाहते हैं, जो केदार पांडे साहब कह रहे हैं कि वेतनमान होना चाहिए, लेकिन सम्मानजनक, क्या वो सम्मानजनक लॉलीपॉप की बात हो रही है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए, 4,000 या 5,000 बढ़ा दिया जाए? सम्मानजनक तो नियमित वेतनमान भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा हूँ कि नियमित बात हो रही है ना। जी, तो क्या वो नियमित वेतनमान हो सकता है या कुछ और? ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कमेटी बैठी है, जो कमेटी बनाने की बात हुई है कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के लिए कमेटी सरकार ने बनाई है, ये कमेटी कितने दिन तक रिपोर्ट ला सकती है और कब तक
ये स्कूल में ताले इसी तरीके से लगे रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठप है पिछले 22 दिनों से, और आज 22 दिन से नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं और आज बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ भी उन्हीं के साथ खड़े हो चुके हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। और 3 मई के बाद यानी 3 मई तक का वक्त दिया है प्राथमिक शिक्षक संघ ने और कहा है कि अगर 3 मई तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती है, वेतनमान को लेकर ठोस कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, तो 4 मई से वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। यानी पूरे तरीके से शिक्षा व्यवस्था ठप है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फोन लाइन भी ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष गुलाम गौस साहब हैं और साथ ही साथ केदार पांडे साहब हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव भी हैं। गुलाम गौस साहब, ये लगातार बातें हो रही हैं। ब्रेक से पहले आपने भी बोला कि सम्मानजनक वेतन की बात हुई, कुछ दर्शक भी यही पूछ रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी यही चाह रहे हैं, केदार पांडे साहब भी यही चाह रहे हैं कि भाई वेतनमान हो जाए। ये मामला अटका हुआ कहाँ है? क्योंकि ये मामला तो कोई नया नहीं है, ये कई सालों का मामला है। बल्कि अगर ऐसा कहें कि पिछली सरकार ने नियोजन प्रक्रिया शुरू की और आज तक ये सारा मामला पड़ा हुआ है। ये अटक कहाँ रहा है? वजह कहाँ पर आपको लगती है? पिछली सरकार, मेरा मतलब कहने का कौन सा पुरानी सरकार है? क्या पुरानी सरकार? आरजेडी की सरकार। नियोजित शिक्षक की जो नियोजित शिक्षकों का जो नियोजन हुआ वहां से शुरू हुआ और आज कई साल बीत गए हैं। ये मामला आज भी वहीं पर क्यों अटका हुआ है? क्या वजह मानते हैं आप? उस समय हम समझते हैं जिस वक्त आप पहले की सरकार की बात कर रहे थे, इतने बड़े पैमाने पर नियोजन नहीं हुआ था शिक्षकों का। और जब बृहद रूप में ये समस्या सामने में आया है तब सरकार भी गौर कर रही है, जिसका नतीजा है कि मैंने पहले भी बताया उस बात को कि लगातार चूंकि शिक्षकों का मांग हो रहा था, हड़ताल हो रहे थे, धरना हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, एक अजीब सी स्थिति पटना में उत्पन्न हो जाती थी। तो सरकार ने शायद इस सब सारी बातों को, बिंदु को गौर किया और इसीलिए सरकार ने निर्धारित वेतनमान के लिए एक कमेटी का गठन किया। लेकिन उस कमेटी का जो गठन हुआ उसमें फिर शिक्षक संघ से नहीं पूछा गया। एक सवाल ये भी खड़ा होता है। एक दर्शक जुड़े हुए, उसके बाद हम आते हैं आपके पास। रवि हैं हाजीपुर से। स्वागत है रवि जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, बताया जा रहा है जी नियोजित शिक्षक के साथ जी कब तक ऐसा होगा? यही तो सवाल है सर, हम भी तो यही सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक होगा। इसके पूछिए जी, मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि नियोजित शिक्षक के साथ कब तक होगा ऐसा? जी नहीं समझा आपका सवाल, एक बार फिर दोहराइए रवि जी। कह रहा है कि नियोजित शिक्षक के साथ जी कब तक होगा? बिल्कुल यही सवाल मेरा भी है सर, हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया रवि जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। आपका सवाल हम पूछेंगे। सत्ता पक्ष से हमारे साथ गौस साहब भी मौजूद हैं। एक और दर्शक एजाज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है एजाज साहब, कहां से बोल रहे हैं आप? सुपौल, बघेली सुपौल, बिहार। जी जी जी, बोलिए क्या कहेंगे? ये अभी जो बाढ़ आया हुआ है जी, तो मुसीबत में ये टीचर लोग जो स्ट्राइक किए हुआ, कितने शर्मनाक बात है। नीतीश जी को तो सब टीचर को हटा देना चाहिए। ऐसे ऐसे टीचर को पढ़ाई तो हो नहीं रहा। सब लोग यहाँ गांव में रहता है, गांव में। चलिए बिल्कुल 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 समझ सकते हैं ये सवाल। यही सवाल हमारा भी है कि अंचल से बाहर कर देना चाहिए, गांव में तो रहना ही नहीं चाहिए। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपने जज्बात को इस तरीके से जाहिर करने के लिए एजाज साहब। केदार साहब, इनका कहना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये गुस्से में है कि एक तरफ आपदा है, दूसरी तरफ आप सड़क पर उतरे हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 22 दिन से स्कूल पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। तो क्या यह आपका काम शिक्षा है, आपका काम कलम लेना, आपका काम डंडा लेना तो नहीं है? नहीं, हमने तो डंडा लेने की बात कहीं कही ही नहीं है जी। हमने तो कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी मांगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर कोई गुमराह है या कोई गलत तरीके से आंदोलन कर रहा है तो उसकी आप उसके साथ नहीं है, आपका संघ, प्राथमिक संघ भी और माध्यमिक संघ भी साथ नहीं। कह रहे हैं कि ये जो आपने पीछे सवाल उठाया था कि राजद की सरकार का, तो राजद की सरकार ने तो पूर्णकालिक वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 1 लाख पारा टीचर्स की नियुक्ति उसने की थी, जिसको वर्तमान सरकार ने नई नियोजन नियमावली के तहत उनको ये कर दिया नियत वेतन पर।
बात तो वहीं से बिगड़ी। हम लोग तो जिस समय ये नियोजन नियमावली बनी थी, उस नियोजन नियमावली के ही विरोध में हम लोगों ने कहा था कि इस प्रकार की कोई परिकल्पना शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। ये नियमावली भी केदार साहब कितनी बार बनी? कम से कम 50 बार ये नियमावली बनती है। कम से कम 6 बार 8 बार तो उसमें संशोधन हो चुके हैं जी। और लगातार हम अभी संशोधन की मांग कर रहे हैं उसमें। हम तो कई बार मांग कर रहे हैं, लेकिन वेतनमान जो इंदिरा गांधी ने 84 में आयोग बनाया था, जिसमें 9300 से 34,800 का वेतनमान शिक्षकों के लिए विहित किया गया है, ये वेतनमान भी कोई बहुत बड़ा वेतनमान नहीं है, लेकिन सवाल है कि इच्छा शक्ति का सवाल है, नीतियों को कार्यान्वित करने का सवाल है, और उस वेतनमान में जो सुविधाएं हैं उनको जोड़ करके शिक्षकों को वही सम्मानजनक हम लोग कहते हैं कि वो कम से कम आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। आर्थिक चिंताओं से मुक्त हुए बगैर कोई सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावे और भी कई गैर वित्तीय मांगे भी हैं, जैसे वो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करने के लिए विवश किए जा रहे हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं, महिलाएं हैं ऐसे क्षेत्र में, बहुत सारे प्रोन्नति का मामला लंबित पड़ा हुआ है। इन विद्यालयों में प्रोन्नति कैसे होगी, उनकी प्रक्रिया कैसे तय होगी, ये सारे मामलों का समाधान तो शासन को ही करना चाहिए ना। ये तो आपदा आती रहेगी, जाती रहेगी, आपदाओं को तो कोई रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इन्हीं आपदाओं में सारे काम तो चल रहे हैं। चलिए, तो फिर शिक्षकों को ही अकेले कैसे ठहराया जा सकता है? ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी गौस साहब, कि क्या फिर भी हम कुछ उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, आपने शुरुआत में एक बात कही थी। नहीं, निश्चित रूप से शिक्षकों ने, मैं तो अपील करूंगा कि जिन लोगों ने 4 मई से दिया है, मतलब ये क्या कहते हैं, संघर्ष का कार्यक्रम का, प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि 4 मई से वो भी सड़क पर उतर जाएगी। माध्यमिक तो आज से ही है, माध्यमिक तो आज से चली भी गई हड़ताल पर। तो उन लोगों को गौर करना चाहिए। और जब आपात स्थिति अभी सारा प्रशासन देख रहे हैं हम लोग की, सबके सब लग गए हैं आपदा वाली स्थिति से निपटने के लिए। बिहार भी उससे काफी प्रभावित है, तो थोड़ा धैर्य और रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सरकार जो है इस संदर्भ में पिछले 7-8 सकारात्मक 10 साल से धैर्य रख रहे हैं शिक्षक, ये भी सोचिए और रखें थोड़ा। अब क्या करेंगे तो और कितना एक टाइम ही बता दीजिए उन्हें, उस हिसाब से वो रख लेंगे। तो 1 महीना बता रहे हैं पांडे जी। हाँ। कि ज्यादा हमसे जानते हैं, नजदीक में रहते हैं सरकार के, कैसे रखेंगे? ठीक है, चलिए 1 महीना और धैर्य रखें। पांडे साहब, क्या लगता है आपको, अंतिम प्रतिक्रिया बिल्कुल 30 सेकंड में आपकी होगी, कि क्या 1 महीना और धैर्य रखें, फिर चीजें शायद बदल जाएंगी, शिक्षकों को विश्वास नहीं होगा ना। आचार संहिताएं लागू हो जाएंगी, और आचार संहिताओं के लागू होने के बाद फिर सरकार के हाथ बंध जाएंगे। इसलिए सरकार को शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में, उनकी सेवा दशाओं में परिवर्तन के संबंध में फैसले तो तात्कालिक तौर पर लेने चाहिए, क्योंकि तो सितंबर में बच्चों की चिंता सिर्फ शिक्षक ही करें ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों की शिक्षा समाज को भी करनी होगी, सरकार को भी करनी होगी, सब लोगों को एक साथ मिलकर करनी होगी। शिक्षक भी अपने को महसूस करें कि हम भी समाज के अंग हैं, हमारे ऊपर भी सरकार की कृपा है, तो क्यों नहीं चिंता करेंगे। वो लंबी निराशा के बाद थक करके कुंठित होकर के आंदोलन पर उतरने की मजबूरी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियोजित शिक्षकों का हाल है, लेकिन बार बार ये भी कहेंगे कि 22 दिनों से स्कूलों में ताला पड़ा हुआ है। कम से कम उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो बच्चे बैग लेकर आते हैं स्कूल में, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं। इसलिए लौट जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, उन भविष्यों ने क्या बिगाड़ा है? उन भविष्य को तो आप बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप उन भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया केदार साहब, आप आए, आपने चर्चा की। शुक्रिया गौस साहब, आपका भी बहुत बहुत चर्चा करने के लिए। और तमाम दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।